दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए समीकरणों को सही बनाने के लिए यानी किन दो चिन्हों को आपस में बदलना जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए दो चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं। तो पहले ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, यानी यहाँ पर प्लस और माइनस दिया है, तो प्लस की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर प्लस रखेंगे। तो प्लस की जगह पर माइनस रखते हैं और माइनस की जगह पर प्लस रखते हैं। अब समीकरण को सोल्व करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर 32 आ गया, माइनस कितना दिख रहा है, तो 24 दिख रहा है, 24 हो गया, 24 हो गया, 24 दिख रहा है ना, 24 हो गया। अब फिर गुने क्या करते हैं, 4 करेंगे, फिर बाटा में 16 रखेंगे, भागा होगा ना, फिर प्लस में यहाँ पर 64 दिख रहा है, बराबर में हमको 90 लाना है। अब देखिए तो 4 के 16, 6 के 24, तो यहाँ पर आपको देखिए 32 माइनस 6, फिर प्लस में 64 आ गया, ठीक है ना, बराबर में 90 आ गया। तो 32 में 64 को जोड़ देंगे तो 6 2 8 आ गया। अगर मान लीजिए इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6 ना होगा, 8 का असर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो 6 आ गया, ठीक है ना, 3 6 3 9 96 आ गया, 96 माइनस कितना दिखेगा, 6 दिखेगा, बराबर में 90 आ गया, ठीक है। अब एक स्टेप और चलेंगे। देखिए यहाँ पर 96 में से क्या करेंगे, 6 को घटाएंगे तो 90 बचेगा, फिर बराबर में 90 आ गया, यानी दोनों तरफ संतुष्ट हो गया। तो समीकरण किस संतुष्ट किस ऑप्शन से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कथन को ध्यान से देखते हैं, कथन बोलकर है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। कथन बोल रहा है, देखिए कथन बोल रहा है कि कोई भी पार्क उदाहरण नहीं है। तो कोई मान लीजिए पार्क हो गया, जैसे पार्क हो गया, ठीक है ना, कोई जो पार्क है ना उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर आपको उदाहरण में रखते हैं, यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा ना, उदाहरण दिख रहा है, ठीक है, उदाहरण नहीं है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि कुछ उदाहरण स्कूल है, लेकिन कुछ उदाहरण जो है ना वो स्कूल है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको स्कूल को रखते हैं, ठीक है, ये स्कूल हो गया, कुछ उदाहरण क्या है, स्कूल है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष क्या दिख रहा है, निष्कर्ष आपको पहला में दिख रहा है, कोई भी उदाहरण पार्क नहीं है। तो कोई जो उदाहरण है ना वो पार्क नहीं है। देखिए ये आपको उदाहरण हो गया, ये पार्क है, कोई उदाहरण पार्क नहीं है, सही तो बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कुछ स्कूल उदाहरण है। तो कुछ जो स्कूल है ना, मान लीजिए ये स्कूल दिख रहा है, उदाहरण है, कुछ स्कूल का दिख रहा है, उदाहरण दिख रहा है, ये भी आपको सही बोल रहा है। तीसरा देखिए, तीसरा बोल रहा है कि कुछ पार्क उदाहरण है। तो कुछ जो पार्क, मान लीजिए ये पार्क है, उदाहरण है, क्या पार्क से कुछ उदाहरण से समित है, नहीं है, ये गलत बोल रहा है। तीसरा क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो यानी 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। तो किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपको डी में दिया है, केवल निष्कर्ष 1 और 2 का अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% किराना पर खर्च करता है और उसके पास 3500 रुपए शेष बच जाते हैं, उसका कुल वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति का वेतन जो आता है वो वेतन में 30% खर्च कर देता है किराना पर, और जो बचता है वो 3500 रुपए बचा लेता है। तो बचाने के बाद में आखिर उसका वेतन कितना था आपको इसी को बताना है। तो बचा कितना रहा, तो 1 से बचा कितना रहा, तो मान लीजिए 1 हो गया, 1 से गुने कितना दिख रहा है, तो 70, ठीक है। मान लीजिए 70% बराबर कितना बच रहा है, तो 3500 रुपए बच रहा है, ठीक है। अब देखिए x का 1 हो गया, अब बट्टा में 70 बट्टा में 100 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको फिर नहीं, इसको 70 30 35 नहीं, इसको पहले ना यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। देखिए x बराबर कर लेते हैं, तो इसको पहले 3500 रख लेते हैं, 3500 बट्टा में 70 को कर लेते हैं और गुना में 100 कर लेते हैं। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट देते हैं, तो कितना 7 5 35 होता है, यानी 50 हो गया, ठीक है ना। और 50 में 100 से गुना करेंगे तो 5000 आ गया, कितना गया, ये 5000 रुपए। तो आपसे वही बोला है कि देखिए एक व्यक्ति के वेतन का इतना % खर्च कर देता है और 3500 रुपए बचा देता है, उसका कुल वेतन ज्ञात कीजिए। तो उसका कुल वेतन यहाँ पर 5000 रुपया था, जो 30% खर्च करता है और 3500 रुपया बचा लेता है, तो 5000 था। तो 5000 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है,
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित शब्दों के तार्किक एवं सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको 5 शब्द दिया है, ये 5 शब्द को तार्किक या सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी इसके कहने का मतलब क्या हो गया कि तार्किक या सार्थक का मतलब होता है बढ़ते क्रम में चलना है। ये 5 शब्द से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर कक्षा दिया है, प्रवेश दिया है, अरे परिणाम दिया है, परीक्षा दिया है और अंकन दिया है। ये 5 शब्द को क्या करना है, सार्थक क्रम से चलना है। सार्थक का मतलब बढ़ते क्रम में चलना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सार्थक का मतलब बढ़ते क्रम में, जैसे यहाँ पर सबसे पहले क्या दिख रहा है, सबसे पहले इसमें क्या आएगा, तो सबसे पहले तो प्रवेश होगा ना, यानी किसी क्लास में हम प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले प्रवेश हो गया, प्रवेश 2 पद दिया है, ठीक है, प्रवेश करेंगे। अब उसके बाद में किस कक्षा में प्रवेश करेंगे, किस क्लास में प्रवेश करेंगे, तो यहाँ पर आपको कक्षा दे दिया है, तो यहाँ पर 1 नंबर पे दिया है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि परीक्षा, अब जिस क्लास में जाएंगे उस क्लास में हमको परीक्षा होगा ना, तो परीक्षा कितने पे दिया है, ये 4 पे दिया है, परीक्षा हो गया, ठीक है। अब परीक्षा के बाद में फिर अंकन होगा, अंकन कितने पे दिया है, 5 पर, यानी अंकन मतलब कितना परीक्षा हुआ है वो अंक जुड़ेगा ना, जुड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हमको परिणाम मिलेगा, परिणाम क्या मिलेगा, 3 पर दिया है कि फेल हुए कि पास हुए, ठीक है ना। देखिए एक बार फिर से समझिए, इसको हम सार्थक क्रम में सजा दिए। सार्थक का मतलब बढ़ते क्रम में, जैसे सबसे पहले क्या आएगा था, प्रवेश करेंगे, किस क्लास में प्रवेश करें, तो सबसे प्रवेश हो गया, फिर उसके बाद में कक्षा हो गया, फिर उसके बाद में हमको परीक्षा होगा, परीक्षा के बाद में अंकन आएगी, अंकन के बाद में हमको परिणाम होगा, यानी यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा, और 21,453 आ गया। तो 21,453 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो 21,453 ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी जापान जो है आपको एन से समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि कोरिया जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जापान, जापान जो है आपको एन से कैसे समित है, उसी प्रकार से कोरिया को रखेंगे, ठीक है। देखिए जापान की मुद्रा क्या है, यानी एन है, तो मुद्रा हो जाएगा, जापान की मुद्रा एन है, उसी प्रकार से कोरिया, कोरिया का मुद्रा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोरिया का मुद्रा क्या हो गया, तो 1 हो गया, ठीक है ना, ये 1 दिखेगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार से जापान की मुद्रा क्या है, एन है, उसी प्रकार से कोरिया का मुद्रा क्या हो जाएगा, 1 हो गया। तो 1 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने घन में एक अंक वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी। देखिए एक ही यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक शीट को दिया है, इन शीट को जब हम मोड़कर एक घन बनाएंगे, घन बनाने के बाद में बोल रहा है कि एक का विपरीत बताना कौन सा संख्या होगी। देखिए तो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक शीट दिया है, इन शीट को मोड़कर हम घन बनाते हैं, ठीक है ना। जब घन बना लेंगे ना तो एक का विपरीत बताना कौन सा संख्या होगी। तो सबसे पहले देखिए इस तरह के सवाल में क्या होता है, इसको घन बनाने से पहले यानी कौन किसका विपरीत होता है, पहले ध्यान से देखिए, यानी एक संख्या को छोड़कर एक संख्या विपरीत होता है। जैसे देखिए यहाँ पर 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो गया, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो गया, और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो गया। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे एक का पूछा है कि एक अंक के विपरीत बताना है, ठीक है। तो देखिए 4 का विपरीत क्या हो गया, 6 का विपरीत 4 हो गया, और 4 का विपरीत 6 हो गया। उसी प्रकार से 1 का विपरीत यहाँ पर 2 आ गया, और 2 का विपरीत यहाँ पर आपको 1 आ गया। उसी प्रकार से 3 का विपरीत यहाँ पर 5 आ गया, और 5 का विपरीत 3 आ गया। तो आपसे 1 का पूछा है, तो यहाँ पर मान लीजिए 1 रख लेते हैं। 1 का विपरीत यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो 1 का विपरीत यहाँ पर 2 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए किसी सौदे पर 40% और 60% की 2 क्रमिक छूटे की एकल छूट के बराबर होगी, छूट दी जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एकल छूट के बराबर यहाँ पर ज्ञात करेंगे। देखिए तो सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, आप बोल रहा है कि किसी सौदे पर यानी 40% और 60% के 2 क्रमिक छूट दिया जाता है, ठीक है।
हाँ, तो एकल छूट बटा का बराबर प्रतिशत बताना है। क्या बताना है, देखिए यानी कि एकल छूट के बराबर होगी, यानी किस छूट के बराबर होगी। तो मानते हैं यहाँ पर देखिए 40% हो गया, फिर माइनस 60% दिख रहा है, दो को दिख रहा है, फिर प्लस में करेंगे 40 है और गुने और 60 आता है, बटा में 100 हो गया है। इन दो जीरो से दो जीरो काट देंगे, माइनस प्लस कितना आता है, प्लस होता है। तो 40 को 100 60 को जोड़ेंगे तो कितना आता है, 100 आता है। और 100 में नहीं 100 माइनस, माइनस प्लस प्लस, तो माइनस में छोटा आ रहा है, ये वाला माइनस दिख रहा है, माइनस में बड़ा गया है, इसको 6 को 24 हो गया, इसको माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 76% आ गया है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, इसके बराबर के बात आते हैं 76%। तो 76% को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो 76% ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए दो संख्याओं का महत्तम, ठीक है ना, समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक यानी HCF 7 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM 434 है। यदि इनमें से एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना दे दिया है, लघुत्तम समापवर्तक भी दे दिया है, तो इनमें से एक संख्या भी दे दिया है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। जब दूसरी संख्या ज्ञात करना होता है ना, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये लसा हो गया, ठीक है ना, लसा गुने क्या दिखेगा, यहाँ पर आपको मसा दिखेगा, ठीक है, यानी लसा गुने मसा हो गया, ठीक है ना। और बराबर में पहली संख्या यानी पहली मान लीजिए संख्या हो गया, और फिर गुने में दूसरी संख्या हो जाएगा, ठीक है, ये दूसरी संख्या होगा, दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या। तो लसा कितना दे दिया है, तो 434 दिया है, फिर गुने 7 दिया है, और पहली संख्या कितना दे दिया है, अतः पहली संख्या 14 दिया है। अब दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए ना दूसरी, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर, तो दूसरी संख्या बराबर इसको आप इधर करते हैं, जैसे हमें यहाँ पर आपको 434, ठीक है, गुने 7 बटा में 14 गया, 7 दूनी के 14, दो से तो दो एक मात में दो दूनी के 4 बलुक, दो दूनी के 4, 17 दूनी के 34 यानी 217 गया। तो 200 कितना गया, 17, तो दूसरी संख्या क्या गया, 217 गया। तो 217 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को स्वतः दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे समझते हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। यहाँ पर बोल रहा है कि डॉक्टर दिया है, विवाहित दिया है और महिलाएं दिया है। इन तीनों शब्दों में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको महिला दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको महिला को रख लेते हैं, ठीक है ना, और थोड़ा सा छोटा रखते हैं, यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और महिला हो गया है, महिला, ठीक है, सबसे कॉमन महिला हो गया है, यानी कुछ महिला विवाहित भी होती है, तो यहाँ पर आपको विवाहित, ठीक है, विवाहित हो गया। कुछ महिला विवाहित भी होती है और कुछ महिला कुछ विवाहित है, क्या होता है, डॉक्टर भी होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर डॉक्टर होता है। देखिए सबसे कॉमन हमको महिला दिख रही है, मान लीजिए महिला हो गया, और कुछ महिला क्या होती है, विवाहित भी होती है, और कुछ महिला भी क्या होती है, डॉक्टर भी होती है, और कुछ विवाहित महिला भी होती है और डॉक्टर होती है, कुछ डॉक्टर महिला भी होती है, कुछ महिला विवाहित डॉक्टर भी होती है, ठीक है ना, और कुछ विवाहित भी क्या होती है, महिला होती है, कुछ विवाहित डॉक्टर होती है, यानी तीनों इस प्रकार से आपस में समझ होगा। इस तरह का वेन डायग्राम जो है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए सहसा, ठीक है ना, सहसा अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा की ओर दौड़ने लगी और 40 मीटर के बाद वह बाएं मुड़ी और 75 किलोमीटर तक दौड़ती है, यानी फिर वह दाईं ओर मुड़ी और 30 मीटर दौड़ती और फिर दाईं ओर मुड़ी और 75 मीटर दौड़ी। वह अंत में किस दिशा में दौड़ रही थी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए यानी सहसा अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा की ओर दौड़ने लगी। वो जो सहसा है, सहसा अपने घर से निकलती है और उत्तर की तरफ दौड़ती है। उससे पहले यहाँ पर आपको एक डायग्राम को बनाते हैं, जैसे यहाँ पर आपको पूर्व होता है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। आप देखिए
अब बोल रहा है कि देखिए, आप बोल रहा है ना कि सासा अपने घर से निकली और उत्तर दिशा की ओर दौड़ने लगी। ठीक है, तो उत्तर दिशा की ओर दौड़ने लगी, तो मान लीजिए यहाँ पर सासा को यहाँ पर रखते हैं, सासा, जिसे इस रख लेते हैं। अभी आपको क्या कर रहा है कि उत्तर की तरफ दौड़ती है, तो उत्तर की तरफ दौड़ती है, कितना दौड़ रही है, 40 मीटर चल रही है। ठीक है, बोल रहा है कि 40 मीटर देखिए दौड़ने लगी और 40 मीटर के बाद हुआ अरे बाएं मुड़ती है, तो 40 मीटर दौड़ गई लेकिन फिर बाएं मुड़ जाती है और बाएं मुड़ती है। ठीक है ना, और अब 75 मीटर तक दौड़ती है, बाएं मुड़ने के बाद भी 75 किलोमीटर दौड़ती है। फिर वह दाहिने ओर मुड़ती है और 30 मीटर दौड़ती है, फिर दाहिने मुड़ती है तो 30 मीटर चलती है, ये 30 मीटर हो गया। अब फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 75 मीटर दौड़ती है, फिर क्या किया कि फिर 75 मीटर दौड़ती है, दाहिने मुड़ती है तो। ठीक है, तो वह अंत में किस दिशा में दौड़ रही है, ये किस दिशा में दौड़ रही है, देखिए ऐसे दिख रही है, ये किस दिशा में दिख रहा है, तो जब इधर जा रही है ना, इधर आता ये पूर्व दिशा दिख रहा है, कौन दिख रहा है, पूर्व दिशा में, तो ये आपको पूर्व दिशा में दौड़ रही है। ठीक है ना, तो पूर्व हो गया, तो पूर्व को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कुट भाषा में, यानी देखिए यानी जीग और बिग विश, ठीक है ना, का अर्थ दिया है कि आई लव इंडिया, और यहाँ पर डीग भीग, ठीक है, फीग, और यहाँ पर लाइस यानी LIC, ठीक है ना, भी दिख रहा है, ठीक है, भीग का अर्थ यह है कि आई लाइक यानी कंट्रोल यहाँ पर ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो बताना क्या है कि लव के लिए निम्नलिखित में से किस कूट का प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में, यहाँ पर आपको देखिए इतना शब्द एक कूट भाषा दिया है, इसको यहाँ पर इतना लिख रहे हैं, आई लव इंडिया लिख रहे हैं। उसी प्रकार से इन शब्द को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए आई लव लाइक और यहाँ पर ऑफ इंडिया लिख रहे हैं, इतना शब्द लिख रहे हैं। उसी कूट भाषा बता रहा है कि लव को कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ना क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन को मिलाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको देखिए इस शब्द दिख रहा है, एक शब्द ये हो गया, इन दोनों हो गया। अब इसके बाद में फिर इस शब्द में क्या करेंगे, कॉमन को मिलाएंगे, ठीक है ना, कॉमन मिलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपको फिग दिख रहा है, इसमें आपको फिग दिख रहा है ना, इसमें फिग दिख रहा है। उसी प्रकार से इसमें दूसरा में देखेंगे तो फिग दिख रहा है, ठीक है, फिग हो गया। आप उसी प्रकार से देखिए फिग हो गया। अब फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए आई दिख रहा है, इसमें भी आपको आई दिख रहा है, इसमें भी आपको आई दिखेगा, ठीक है, आई हो गया। फिर भीस देखिए, भीस इसमें भी दिख रहा है, भीस इसमें भी दिख रहा है, ठीक है ना। आगे क्या इसमें दिख रहा है, भीस हो गया, आई हो गया, और इसमें कहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है। तो इस शब्द में क्या बचा है, तो देखिए यहाँ पर JIG बचा है, ठीक है, इस शब्द में बचा है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है, आगे इसमें क्या दिख रहा है, डिग दिख रहा है। फिर इसमें ये बचा हुआ है, देखिए इसमें आपको इंडिया बचा हुआ है, यहाँ पर लव, यानी तीसरा को क्या लिख रहा है, लव नहीं। तो देखिए इसमें भी आपको देखेंगे एक बार, देखिए इंडिया, देखिए इंडिया आपको इसमें भी दिख रहा है, नहीं तो इंडिया इसमें भी दिख रहा है ना, तो इंडिया इसमें भी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लव बचा हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, यानी बिग, इसमें बिग बचा हुआ है, इसमें लव, तो लव का पूछा हुआ है, तो लव को क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, जी हाँ देख, यहाँ पर LOVE लव, तो लव को यहाँ पर पूछा है कि लव के लिए कूट क्या होगा, तो लव के लिए यहाँ पर देखिए ई वाला गया, यानी JIG हो जाएगा, यानी JIG हो जाएगा। तो JIG को देखिए किस ऑप्शन में दिख रही है, क्योंकि देखिए इसमें होता क्या है कि इन दोनों में क्या करेंगे, कॉमन मिलाएंगे, जो आपको कॉमन मिल जाएगा ना वही आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आपको कॉमन मिल जाए तो इसका लव क्या हो जाएगा, यानी कुट लव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लव यानी JIG, तो JIG देखती है किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर किस में दिख रहा है, तो सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना क्या है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक आकृति दिया है, इन आकृति को क्या करना है, इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर संख्या को रखना है। देखिए इस तरह के जो सवाल होता है, आकृति होता है, इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, या तो रो में ज्ञात करेंगे, ठीक है, या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे, या तो आपको जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको दिख रहा है
देखिए नीचे यहाँ आपको बड़ी संख्या दिख रही है, यानी इसका मतलब कि नीचे से की तरफ ज्ञात करेंगे, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ज्ञात करेंगे, बड़ी संख्या की तरफ ज्ञात करते रहे। कितना यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 4 दिख, सॉरी यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है, 4 5 दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से आपको नीचे के ऊपर की तरफ ज्ञात करते हैं। जैसे 3 को और 6 को आपस में क्या करेंगे कि 216 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो 3 यहाँ पर दिख रहा है, तो 3 और 3 को 6 3 18 ही आ जाएगा, तो 216 आएगा क्या, नहीं, अगर जोड़ने पर तो आएगा ना, गुणा करने पर भी नहीं रहा है। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। अब देखिए इसमें लॉजिक कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको लॉजिक क्या दिख रहा है, ये वाला लॉजिक आपको क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 6 रख लेंगे, 6 के पावर 6 रखेंगे, फिर बटा में 3 आ गया, फिर प्लस में यहाँ पर आपको 1 कर लेंगे, तो 3 दूना के 6 आ गया, 3 आ गया, यानी 6 का पावर क्यों करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 216 आ जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 8 दिख रहा है, 8 को रख लेंगे, 8 बटा में 8 करेंगे, बटा में 2 रखेंगे, नहीं सॉरी यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो 4 रखेंगे, फिर प्लस 1 करेंगे, 4 दूनी के 8 यानी 2 बटा में 3, जिससे यहाँ पर 8 हो गया, 8 के बटा में कितना करेंगे, क्यू करेंगे, जब इसको गुना कर देंगे ये 512 आ जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से इसको भी रखना होगा, 10 दिख रहा है, तो 10 मान लीजिए, 10 को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, 10 हो गया, 10 के पावर फिर 10 करेंगे और बाटा में यहाँ पर 5 करेंगे, क्योंकि ऊपर में 5 दिया है, और प्लस भी 1 कर देंगे, तो 5 दूनी के 10, तो 2 1 3 आ गया, यानी 10 के पावर क्या करेंगे, 3 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, कितना का 1000। तो आपसे वही पूछा है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो 1000 हो जाएगा। तो 1000 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इसमें देखिए नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला बता रहा है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर 8 लेकर 15 हो रहा है, 15 से 26 हो रहा है, 26 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है, फिर यहाँ पर आपको 56 दिए और 56 से 75 हो रहा है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि यहाँ पर 8 लेके लिख रहे हैं, 15 लिख रहे हैं, तो 8 में अगर 7 को जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा, और 15 से क्या लिख रहे हैं, 26 लिख रहे हैं, तो 15 में अगर 11 को जोड़ देंगे तो 26 आ जाएगा। तो 26 में क्या करता है, कौन सी संख्या जोड़ेंगे, जो अगला संख्या ज्ञात हो गया है। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 7 लेके आ रहे हैं, यहाँ पर 11 हो रहा है, तो 7 लेके आ रहे हैं 4 करेंगे, 7 4 11 होता है, 11, ठीक है ना। तो 11 में अगर मान लीजिए क्या करता है, यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब 26 दिख रहा है, तो 26 में कौन सी संख्या को जोड़ते हैं, जो अगला संख्या ज्ञात हो गया है। तो जैसे मान लीजिए 26 हो गया, तो 26 में अगर यहाँ पर 13 को जोड़ के देखते हैं, ठीक है ना, तो कितना देगा, 13 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 6 3 9, ठीक है, 9 आ गया, यहाँ पर 2 1 3 यानी 39 आ गया, ठीक है। इसमें स्नातक चिन्ह पर 39 आ गया, और 39 आ गया, और 39 लेकर लिख रहा है, 56 लिख रहा है, तो 39 में अगर यहाँ पर 17 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 56 आ जाएगा, और 56 से क्या लिख रहे हैं, 75 लिख रहे हैं, तो 56 में अगर यहाँ पर आपको क्या करेंगे, 19 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, ये 75 आ जाएगा। ये कैसे आया, देखिए यहाँ पर आपको एक बार नीचे ध्यान से देखिएगा, 7 लेकर आ रहा है, 11 हो रहा है, तो 7 में 4 जोड़ देंगे 11 आ जाएगा, 11 से क्या हो गया, 13 हो रहा है, तो 11 में 2 को जोड़ेंगे 13 आ गया है, और 13 से क्या लिख रहे हैं, 17 लिख रहा है, तो 13 में अगर 4 को जोड़ देंगे 17 आ गया है, और 17 से क्या लिख रहे हैं, 19 लिख रहे हैं, तो 17 में 2 को जोड़ेंगे 19 आ गया है। यानी एक बार यहाँ पर 4 जोड़ रहा है, फिर 2 जोड़ रहा है, फिर 4 जोड़ रहा है, फिर 2 जोड़ रहा है, तो प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, 39 आ जाएगा। तो 39 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न रख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 4 जो ना 67 समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 8 जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको 4 से 67 कैसे हो रहा है, उसी प्रकार से 8 को रखेंगे। देखिए 4 दिख रहा है, तो 4 को क्या करते हैं, यहाँ पर 4 दिख रहा है, तो 4 का देखिए यहाँ पर क्यू करेंगे, और 4 को ही जो 4 का क्यू करेंगे और 3 को जोड़ते हैं, ठीक है। देखिए तो 4 का क्यू करेंगे तो कितना है, 4 को 16, 16 चौको 64 आता है, तो यहाँ पर 64 हो गया, और 64 में 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 67 आ गया है। देखिए यानी 67 आ गया,
उसी प्रकार से यहाँ पर 8 को दिख रहा है, 8 का भी क्या करते हैं, क्यू करेंगे और यहाँ पर आपको 8 को जोड़ देंगे, 8 का क्यू करके 8 को जोड़ेंगे, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर आपको देख लीजिए, नहीं 8 का क्यू करेंगे 8 को जोड़ेंगे कि यहाँ पर 3 को जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें तो 3 जुड़ा हुआ है, 3 को जोड़ते हैं, ठीक ना। देखिए तो 8 का जब क्यू करेंगे तो कितना देगा, 8 8 64, 64 में 8 से करेंगे तो 512 गया, और 512 में 3 को जोड़ देंगे, तो कितना गया, 15 आ गया, तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 500 कितना गया, 15, तो यहाँ पर आपको 515 हो जाएगा। तो 515 को देखिए इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 515 हो जाएगा। तो 515 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि नीचे दी गई आकृति के यानी दाएं ओर दर्पण यानी रखा जाए तो बनने वाली सही दर्पण प्रतिबिंब आकृति का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक आकृति दिया है, ठीक है। इस आकृति को हम जब इस दर्पण में रखेंगे ना तो किस प्रकार से आपको दिखेगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर करिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल के है, ठीक है ना। देखिए यह बोल रहा है यदि नीचे दी गई आकृति के यानी दर्पण, ठीक है, दर्पण आकृति के दाएं ओर दर्पण रखा जाए तो बनने वाली आकृति सही प्रतिबिंब आकृति का चयन कीजिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे यहाँ पर आपको देखिए ये आकृति दिया है, इस आकृति को हम जब इस दर्पण में देखेंगे ना, इसके दाहिने क्या रहेंगे दर्पण, जब दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा आपको इसी को बताना है। तो ये आकृति दिख रहा है, ठीक है ना। मानते हैं यहाँ पर आपको आकृति लिख रहा है और एम लिख रहा है, आई लिख रहा है, ठीक है ना, और एन दिया है, ठीक है ना, एन दिया है और टी दिया है। जब इस दर्पण में हम क्या करेंगे ना, इस आकृति को हम जब दाहिने तरफ से दर्पण रखते हैं, अब इस आकृति को दर्पण में हम देखते हैं तो देखिए टी देखेंगे तो सेम आएगा और एन को देखेंगे तो एन कैसा दिखेगा, देखिए एन आपको ऐसा दिख जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर आई को देखेंगे तो आई तो इस प्रकार से दिखेगा, एम भी आपको उसी प्रकार से दिख जाएगा। देखिए ये आपको वास्तविक आकृति होगा, जब इस आकृति को हम जब दर्पण में देखेंगे इस तरह से दिखेगा। तो इस तरह का जो आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी एन टी होना चाहिए। ये सीधा नहीं दिखे, इसमें तो नहीं होगा, ए नहीं होगा। अगर बी में देखिएगा तो बी में तो यहाँ पर आपको देखिए टी आप एन आपको सीधा लिख रहा है, ये सीधा नहीं होगा, ठीक है। और एन इसमें भी दिख रहा है, ये भी आपको सही नहीं होगा। यहाँ पर देखिए डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।